हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के हिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 10 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के चैप्टर 1 लेखन कला और शहरी जीवन के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, दक्षिणी मेसोपोटामिया के मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, यह मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे। दूसरा है, मंदिरों के चारों ओर कई कमरे और खुले आंगन होते थे। तीसरा है, मंदिरों की बाहरी दीवार कुछ खास अंतरालों के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी हुई होती थी। उपर्युक्त कूट में से कौन सा कथन असत्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। बाहर से आकर बसने वाले लोगों ने अपने गांवों में कुछ चुने हुए स्थानों या मंदिरों को बनाना या उनका पुनर्निर्माण करना शुरू किया। सबसे पहला ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था जो कच्ची ईंटों का बना हुआ था। मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान थे, जैसे उर जो चंद्र देवता था और इन्नाना जो प्रेम व युद्ध की देवी थी। ये मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे और समय के साथ बड़े होते गए, क्योंकि उनके खुले आंगनों के चारों ओर कई कमरे बने होते थे। कुछ प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों से अलग किस्म के नहीं होते थे, क्योंकि मंदिर भी किसी देवता का घर ही होता था, लेकिन मंदिरों की बाहरी दीवारें कुछ खास अंतरालों के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी हुई होती थी। यही मंदिरों की विशेषता थी। साधारण घरों की दीवारें कुछ ऐसी नहीं होती थी। अगला प्रश्न है, प्रेम और युद्ध की देवी किसे माना जाता था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इन्नन्ना। सबसे पहला ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था जो कच्ची ईंटों का बना हुआ था। मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान थे, जैसे उर जो चंद्र देवता था और इन्नाना जो प्रेम व युद्ध की देवी थी। ये मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे और समय के साथ बड़े होते गए। अगला प्रश्न है, पहली सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के अंत तक मेसोपोटामिया में किस प्रकार की मोहरों का उपयोग किया जाता था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बेलनाकार पत्थर की मोहर। भारत में प्राचीन काल में पत्थर की मोहरें होती थी जिन पर चिन्ह अंकित किए गए होते थे, लेकिन मेसोपोटामिया में पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व के अंत तक पत्थर की बेलनाकार मोहरें जो बीच में आर पार छिदी होती थी, एक तीली लगाकर गीली मिट्टी के ऊपर घुमाई जाती थी और इस प्रकार उनसे लगातार चित्र बनाया जाता था। वे अत्यंत कुशल कारीगर द्वारा उकेरी जाती थी और कभी-कभी उनमें ऐसे लेख होते थे जैसे मालिक का नाम, उसके इष्टदेव का नाम और उनकी अपनी पदी स्थिति आदि। किसी कपड़े की गठरी या बर्तन के मुंह को चिकनी मिट्टी से लीप पोत कर उस पर वह मोहर घुमाई जाती थी, जिससे उसमें अंकित लिखावट मिट्टी की सतह पर छप जाती थी। इससे उस गठरी या बर्तन में रखी वस्तुओं को मोहर लगाकर सुरक्षित किया जा सकता था। जब इस मोहर को मिट्टी की बनी पट्टिका पर लिखे पत्र पर घुमाया जाता था, तो वह मोहर उस पत्र की प्रामाणिकता की प्रतीक बन जाती थी। इस प्रकार मुद्रा सार्वजनिक जीवन में नगरवासी की भूमिका को दर्शाती थी। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया की मोहरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, मेसोपोटामिया में पहली सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के अंत तक पत्थर की बेलनाकार मोहरें जो बीच में आर पार छिदी थी।
दूसरा है, बेलनाकार पत्थर पर एक तिल्ली लगाकर गीली मिट्टी के ऊपर घुमाई जाती थी और इस प्रकार उनसे लगातार चित्र बनता जाता था। तीसरा है, जब इस प्रकार मोहर को मिट्टी की बनी पट्टिका पर लिखे पत्र पर घुमाया जाता था तो वह मोहर उस पत्र की प्रामाणिकता की प्रतीक बन जाती थी। उपर्युक्त कूट में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों कथन सही है। भारत में प्राचीन काल में पत्थर की मोहरें होती थी जिन पर चिन्ह अंकित किए गए होते थे, लेकिन मेसोपोटामिया में पहली सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के अंत तक पत्थर की बेलनाकार मोहरें जो बीच में आर पार सीधी होती थी, एक तीली लगाकर गीली मिट्टी के ऊपर घुमाई जाती थी और इस प्रकार उनसे लगातार चित्र बनता जाता था। वे अत्यंत कुशल कारीगरों द्वारा उकेरी जाती थी और कभी-कभी उनमें ऐसे लेख होते थे जैसे मालिक का नाम, उसके इष्टदेव का नाम और उसकी अपनी पदी स्थिति आदि। किसी कपड़े की गठरी या बर्तन के मुंह को चिकनी मिट्टी से लीप पोतकर उस पर वह मोहर घुमाई जाती थी जिससे उसमें अंकित लिखावट मिट्टी की सतह पर छप जाती थी। इससे उस गठरी या बर्तन में रखी वस्तुओं को मोहर लगाकर सुरक्षित किया जा सकता था। जब इस मोहर को मिट्टी की बनी पट्टिका पर लिखे पत्र पर घुमाया जाता था तो वह मोहर उस पत्र की प्रामाणिकता की प्रतीक बन जाती थी। इस प्रकार मुद्रा सार्वजनिक जीवन में नगरवासी की भूमिका को दर्शाती थी। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया के आम आदमी के सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, कानूनी दस्तावेज से पता चलता है कि मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार को ही आदर्श माना जाता था। दूसरा है, एक शादीशुदा बेटा और उसका परिवार अक्सर अपने माता पिता के साथ ही रहा करते थे। तीसरा है, नगरों की सामाजिक व्यवस्था में धन दौलत का ज्यादातर हिस्सा समाज के एक छोटे से वर्ग में केंद्रित था। उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों कथन सही है। नगरों की सामाजिक व्यवस्था में एक उच्च या संभ्रांत वर्ग का प्रादुर्भाव हो चुका था। धन दौलत का ज्यादातर हिस्सा समाज के एक छोटे से वर्ग में केंद्रित था। इस बात की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि बहुमूल्य चीजें विशाल मात्रा में उर में राजाओं और रानियों की कुछ कब्रों या समाधियों में उनके साथ दफनाई गई मिली है। कानूनी दस्तावेजों को ही आदर्श माना जाता था। हालांकि एक शादीशुदा बेटा और उसका परिवार अक्सर अपने माता पिता के साथ ही रहा करते थे। पिता परिवार का मुखिया होता था। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया का कौन सा नगर जिसके घरों की खुदाई 1930 के दशक में सुव्यवस्थित ढंग से की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उर। उर मेसोपोटामिया का एक ऐसा नगर था जिसके साधारण घरों की खुदाई 1930 के दशक में सुव्यवस्थित ढंग से की गई। उसमें टेढ़ी मेढ़ी व संकरी गलियां पाई गई जिससे पता चलता है कि पहिए वाली गाड़ियां वहां के अनेक घरों तक नहीं पहुंच सकती थी। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया के उर शहर के नगर व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, टेढ़ी मेढ़ी व सकरी गलियां होती हैं जिसमें पहिए वाली गाड़ियां घरों तक नहीं पहुंच सकती थी। दूसरा है, सुव्यवस्थित ढंग से नगर नियोजन की पद्धति होती थी। तीसरा है, घरों की छतों की ढलान भीतर की ओर से होता था और वर्षा का पानी निकास नालियों के माध्यम से भीतरी आंगनों में बने होजों में ले जाया जाता था। चौथा है, शहर के लोग घर का सारा कूड़ा कचरा गलियों में डाल देते थे जहां आने जाने वाले लोगों के पैरों के नीचे दबकर गलियों की सतहें ऊंची उठ जाती थी। उपर्युक्त कथनों में से सही कथन का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, तीसरा और चौथा कथन सही है। उर मेसोपोटामिया का एक ऐसा नगर था जिसके साधारण घरों की खुदाई 1930 के दशक में सुव्यवस्थित ढंग से की गई। उसमें टेढ़ी मेढ़ी व सकरी गलियां पाई गई जिससे पता चलता है कि पहिए वाली गाड़ियां यहाँ के अनेक घरों तक नहीं पहुंच सकती थी। अनाज के बोरे और ईंधन के गड्ढे संभवतः गधे पर लादकर घर तक लाए जाते थे। पतली व घुमावदार गलियों व घरों के भूखंडों का
एक जैसा आकार न होने से यह निष्कर्ष निकलता है कि नगर नियोजन के पद्धति का अभाव था। वहां गलियों के किनारे जल निकासी के लिए उस तरह की नालियां नहीं थी जैसे कि उसके समकालीन नगर मोहनजोदड़ो में पाई गई है, बल्कि जल निकासी की नालियां और मिट्टी की नलिकाएं उर नगर के घरों के भीतरी आंगन में पाई गई हैं, जिससे यह समझा जाता है कि घर की छतों का ढलान भीतर की ओर होता था और वर्षा का पानी निकास नालियों के माध्यम से भीतरी आंगनों में बने हुए हौजों में ले जाया जाता था। शायद यह इसलिए किया गया था कि एक साथ तेज वर्षा आने पर घर के बाहर की कच्ची गलियां बुरी तरह कीचड़ से न भर जाए। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि लोग अपने घर का सारा कूड़ा कचरा बुहार कर गलियों में डाल देते थे, जहां वह आने जाने वाले लोगों के पैरों के नीचे आता रहता था। इस प्रकार बाहर कूड़ा डालते रहने से गलियों की सतहें ऊंची उठ जाती थी। अगला प्रश्न है, 2000 ईसा पूर्व में किस शहर मेसोपोटामिया की शाही राजधानी के रूप में विकसित हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मारी। 2000 ईसा पूर्व में मारी नगर शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला। मारी नगर दक्षिण के उस मैदानी भाग में स्थित नहीं है जहां खेती की पैदावार भरपूर होती थी, बल्कि वह फरात नदी की ऊर्ध्वधारा पर स्थित है। अगला प्रश्न है, शाही राजधानी मारी नगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, मारी नगर दक्षिण के उस मैदानी भाग में स्थित है जहां खेती की पैदावार भरपूर होती थी। दूसरा है, मारी अपने अत्यधिक उत्पादन कृषि के साथ दक्षिणी मैदान पर नहीं बल्कि दजला नदी पर बहुत ऊपर स्थित है। तीसरा है, मारी राज्य में किसान और पशुचारक दोनों तरह के लोग होते थे। उस प्रदेश के अधिकांश भाग भेड़ बकरी चराने के लिए ही काम में लिया जाता था। चौथा है, मेसोपोटामिया का मारी शहर शाही राजधानी के रूप में विकसित हुआ। उपर्युक्त कूट का प्रयोग कर असत्य कथन का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल दूसरा कथन असत्य है। 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी नगर शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला। मारी नगर दक्षिण के उस मैदानी भाग में स्थित नहीं है जहां खेती की पैदावार भरपूर होती है, बल्कि वह फरात नदी की ऊर्ध्वधारा पर स्थित है। मारी राज्य में वैसे तो किसान और पशुचारक दोनों ही तरह के लोग होते हैं, लेकिन उस प्रदेश का अधिकांश भाग भेड़ बकरी चराने के ही काम में लिया जाता था। अगला प्रश्न है, निम्न में से मारी के राजा किस समुदाय से थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एमोराइट। मारी के राजा एमोराइट समुदाय के थे। उनकी पोशाक वहां के मूल निवासियों से भिन्न होती थी और उन्होंने मेसोपोटामिया के देवी देवताओं का आदर ही नहीं किया, बल्कि स्टेपी क्षेत्र के देवता डेगन के लिए मारी नगर में एक मंदिर भी बनवाया। इस प्रकार मेसोपोटामिया का समाज और वहां की संस्कृति भिन्न भिन्न समुदाय के लोगों और संस्कृतियों के लिए खुली थी और संभवतः विभिन्न जातियों और समुदायों के लोगों के परस्पर मिश्रण से ही वहां की सभ्यता में जीवन शक्ति उत्पन्न हो गई। अगला प्रश्न है, स्टेपी क्षेत्र के किस देवता के लिए मारी नगर में एक मंदिर बनवाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ड्रैगन। मारी के राजा एमोराइट समुदाय के थे। उनकी पोशाक वहां के मूल निवासियों से भिन्न होती थी और उन्होंने मेसोपोटामिया की देवी देवताओं का आदर ही नहीं किया, बल्कि स्टेपी क्षेत्र के देवता डेगन के लिए मारी नगर में एक मंदिर भी बनवाया। इस प्रकार मेसोपोटामिया का समाज और वहां की संस्कृति भिन्न भिन्न समुदायों के लोगों और संस्कृतियों के लिए खुली थी और संभवतः विभिन्न जातियों और समुदायों के लोगों के परस्पर मिश्रण से ही वहां की सभ्यता में जीवन शक्ति उत्पन्न हो गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मारी के राजा कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डेगन। मारी के राजा एमोराइट समुदाय के थे। उनकी पोशाक वहां के मूल निवासियों से भिन्न होती थी और उन्होंने मेसोपोटामिया के देवी देवताओं का आदर ही नहीं किया, बल्कि स्टेपी क्षेत्र के देवता डेगन के लिए मारी नगर में एक मंदिर भी बनवाया। इस प्रकार मेसोपोटामिया का समाज और वहां की संस्कृति भिन्न भिन्न समुदाय के लोगों और संस्कृतियों के लिए खुली थी और संभवतः विभिन्न जातियों और समुदायों के लोगों के परस्पर मिश्रण से ही वहां की सभ्यता के जीवन में जीवन शक्ति उत्पन्न हुई। अगला प्रश्न है,
जिमरी लीम का मारी स्थित राजमहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, राजमहल प्रशासन और उत्पादन, विशेष रूप से कीमती धातुओं के आभूषणों के निर्माण का मुख्य केंद्र था। दूसरा है, राजमहल का सिर्फ एक ही प्रवेश द्वार था जो दक्षिण की ओर बना हुआ है। तीसरा है, उसके विशाल खुले प्रांगण सुंदर पत्थरों से जुड़े हुए थे। चौथा है, राजमहल की प्रसिद्धि के कारण उनसे देखने के लिए उत्तरी सीरिया का एक राजा आया। उपर्युक्त कथनों में से सही कथन का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला, तीसरा और चौथा कथन सही है। जिमरी लीम का मारी स्थित राजमहल। मारी का विशाल राजमहल वहां के शाही परिवार का निवास स्थान तो था ही, साथ ही वह प्रशासन और उत्पादन, विशेष रूप से कीमती धातुओं के आभूषणों के निर्माण का एक मुख्य केंद्र भी था। अपने समय में वह इतना अधिक प्रसिद्ध था कि उसे देखने के लिए ही उत्तरी सीरिया का एक छोटा राजा आया। वह अपने साथ मारी के राजा जिमरी लीम के नाम उसके एक अन्य राजा का परिचय पत्र लेकर वहां आया था। दैनिक सूचियों से पता चलता है कि राजा के भोजन की मेज पर हर रोज भारी मात्रा में खाद्य पदार्थ पेश किए जाते थे। आटा, रोटी, मांस, मछली, फल, मदिरा और बियर। वह संभवतः अपने अन्य साथियों के साथ सफेद पत्थर जड़े आंगन में बैठकर बाकायदा भोजन करता था। नक्शा देखने से पता चलता है कि राजमहल का सिर्फ एक ही प्रवेश द्वार था जो उत्तर की ओर बना हुआ था। उसके विशाल खुले प्रांगण सुंदर पत्थरों से जुड़े थे। राजा विदेशी अतिथियों और अपने प्रमुख लोगों से कमरा 132 में मिलता था, जहां के भित्ति चित्रों को देखकर आगंतुक लोग हतप्रभ रह जाते थे। राजमहल 2.4 हेक्टेयर के क्षेत्र में स्थित एक अत्यंत विशाल भवन था, जिसमें 260 कक्ष बने हुए थे। अगला प्रश्न है, राजा के मारी महल में कितने कमरे थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 260। राजमहल का सिर्फ एक ही प्रवेश द्वार था जो उत्तर की ओर बना हुआ था। उसके विशाल खुले प्रांगण सुंदर पत्थरों से जड़े हुए थे। राजा विदेशी अतिथियों और अपने प्रमुख लोगों से कमरा 132 में मिलता था, जहां के भित्ति चित्रों को देखकर आगंतुक लोग हतप्रभ रह जाते थे। राजमहल 2.4 हेक्टेयर के क्षेत्र में स्थित एक अत्यंत विशाल भवन था, जिसमें 260 कक्ष बने हुए थे। अगला प्रश्न है, एक बार मारी के राजाओं को एक अधिकारी ने पत्र लिखा कि उसे रात में बार बार आग लगने के संकेत मिल रहे हैं, एक शिविर से दूसरे शिविर को भेजे जा रहे हैं और उसे संदेह है कि कोई छापा या हमला करने की योजना बनाई जा रही है। वे किसके बारे में बात कर रहे हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चरवाहा। मारी के राजाओं को सदा सतर्क एवं सावधान रहना पड़ता था। विभिन्न जनजातियों के चरवाहों को राज्य में चलने फिरने की इजाजत तो थी, परंतु उन पर कड़ी नजर रखी जाती थी। राजाओं और उनके पदाधिकारियों के बीच हुए पत्र व्यवहार में अक्सर इन पशु चारकों की गतिविधियों और शिविरों का उल्लेख किया गया है। एक बार एक पदाधिकारी ने राजा को लिखा कि उसने रात को बार बार आग से किए गए ऐसे संकेतों को देखा है जो एक शिविर से दूसरे शिविर को भेजे गए थे और उसे संदेह है कि कहीं किसी छापे या हमले की योजना तो नहीं बनाई जा रही है। अगला प्रश्न है, मारी नगर, जहां लकड़ी, तांबा, रांगा, मदिरा और अन्य कई किस्मों के माल किसके जरिए दक्षिण और तुर्की, सीरिया और लेबनान के बीच ले जाया जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जल मार्ग द्वारा। मारी नगर एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था, जहां से होकर लकड़ी, तांबा, रांगा, तेल, मदिरा और अन्य कई किस्मों का माल नावों के जरिए फरात नदी के रास्ते दक्षिण और तुर्की, सीरिया और लेबनान के ऊंचे इलाकों के बीच ले जाया जाता था। मारी नगर व्यापार के बल पर समृद्ध हुए शहरी केंद्र का एक अच्छा उदाहरण था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनें। पहला है, मारी नगर व्यापार के बल पर समृद्ध हुए शहरी केंद्र का एक अच्छा उदाहरण है।
दूसरा है, मारी के अधिकारी जलपोत पर लादे हुए सामान की जांच कर उसे आगे बढ़ने की इजाजत देने से पहले उसमें लादे माल की कीमत का लगभग 10% प्रभार वसूल करते थे। तीसरा है, मारी राज्य व्यापार और समृद्धि के मामले में उतना सबल नहीं था, परंतु सैनिक दृष्टि के मामले में वह अद्वितीय था। चौथा है, यहाँ कांसा औजार और हथियार बनाने के लिए एक मुख्य औद्योगिक सामग्री था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है। मारी नगर एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था, जहां से होकर लकड़ी, तांबा, रांगा, तेल, मदिरा और अन्य कई किस्मों का माल नावों के जरिए फरात नदी के रास्ते दक्षिण और तुर्की, सीरिया और लेबनान के ऊंचे इलाकों के बीच ले जाया जाता था। मारी नगर व्यापार के बल पर समृद्ध हुए शहरी केंद्र का एक अच्छा उदाहरण है। दक्षिणी नगरों को घिसाई पिसाई के पत्थर, चक्कियां, लकड़ी और शराब तथा तेल के पीपे ले जाने वाले जलपोत मारी में रुका करते थे। मारी के अधिकारी जलपोत पर जाया करते थे, उस पर लदे हुए सामान की जांच करते थे और उसे आगे बढ़ने की इजाजत देने से पहले उसमें लदे माल की कीमत का लगभग 10% प्रभार वसूल करते थे, जो एक विशेष किस्म की नौकाओं में आता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ पट्टिकाओं में साइप्रस के द्वीप अलासिया से आने वाले तांबे का उल्लेख मिलता है। यह द्वीप उन दिनों तांबे और टीन के व्यापार के लिए मशहूर था, परंतु यहाँ रांगे का भी व्यापार होता था, क्योंकि कांसा औजार और हथियार बनाने के लिए एक मुख्य औद्योगिक सामग्री था, इसीलिए इसके व्यापार का बहुत महत्व था। इस प्रकार यद्यपि मारी राज्य सैनिक दृष्टि से उतना सबल नहीं था, परंतु व्यापार और समृद्धि के मामले में वह अद्वितीय था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस द्वीप में कुछ पट्टिकाओं में तांबे के आने उल्लेख मिलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अलासिया। कुछ पट्टिकाओं में साइप्रस के द्वीप अलासिया से आने वाले तांबे का उल्लेख मिला है। यह द्वीप उन दिनों तांबे और टीन के व्यापार के लिए मशहूर था, परंतु यहाँ रांगे का भी व्यापार होता था, क्योंकि कांसा औजार और हथियार बनाने के लिए एक मुख्य औद्योगिक सामग्री था, इसीलिए इसके व्यापार का बहुत महत्व था। इस प्रकार यद्यपि मारी राज्य सैनिक दृष्टि से उतना सबल नहीं था, परंतु व्यापार और समृद्धि के मामले में वह अद्वितीय था। अगला प्रश्न है, 2500 ईसा पूर्व में यह क्षेत्र लगभग 10 हेक्टेयर था और इसकी आबादी 10,000 से भी कम थी। दीवारों की रूपरेखा पहले सतह को खुरचकर बनाई गई थी। उपयुक्त विवरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा शहर सही विकल्प है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अबू सलाबीक। इस संबंध में अबू सलाबीक नाम के एक छोटे कस्बे का उदाहरण ले। यह कस्बा 2500 ईसा पूर्व में लगभग 10 हेक्टेयर जमीन पर बसा हुआ था और इसकी आबादी 10,000 से कम थी। इसकी दीवारों की रूपरेखा की ऊपरी सतहों को सर्वप्रथम खरोच कर निकाला गया। इस प्रक्रिया में टीले की ऊपरी सतह को किसी बेलचे, फाफड़े या अन्य औजार के धारदार चौड़े सिरे से कुछ मिलीमीटर तक खरोचा जाता है। नीचे की मिट्टी तब भी कुछ नम पाई गई और पुरातत्वविदों ने भिन्न भिन्न रंगों, उसकी बनावट और ईंटों की दीवारों की स्थिति तथा गड्ढों और अन्य विशेषताओं का पता लगा लिया। जिन थोड़े से घरों की खोज की गई, उन्हें खोदकर निकाला गया। अगला प्रश्न है, पुरातत्वविदों ने जानवरों और पौधों के अवशेष प्राप्त करने के लिए बड़ी मात्रा में खुदाई की है। उन्हें एवेन्यू पर अस्तित्व का मुख्य प्रमाण क्या मिला? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जली हुई मछली। आज मेसोपोटामिया के पुरास्थलों में उत्खनक पहले के उत्खनकों की तुलना में बहुत अधिक कुशल हैं। उनके कार्य की यथार्थता एवं परिशुद्धता और अभिलेखन का स्तर बहुत ऊंचा है, इसीलिए अब उस तरह के बड़े बड़े इलाकों की खुदाई नहीं की जाती जैसे उर नगर में की गई थी। इसके अलावा बहुत कम पुरातत्वविदों के पास ही इतनी बड़ी धनराशि होती है कि वे एक साथ खनकों के बड़े दल को खुदाई के काम पर लगा सके। इस प्रकार जानकारी प्राप्त करने का तरीका बदल गया है। इस संबंध में अबू सलाबिक नाम के एक छोटे कस्बे का उदाहरण ले। यह कस्बा 2500 ईसा पूर्व में
लगभग 10 हेक्टेयर जमीन पर बसा हुआ था और इसकी आबादी 10,000 से कम थी। इसकी दीवारों की रूपरेखा की ऊपरी सतहों को सर्वप्रथम खरोच कर निकाला गया। इस प्रक्रिया में टीले की ऊपरी सतह को किसी बेलचे, फावड़े या अन्य औजार के धारदार चौड़े सिरे से कुछ मिलीमीटर तक खरोचा गया है। नीचे की मिट्टी तब भी कुछ नम पाई गई और पुरातत्वविदों ने भिन्न भिन्न रंगों, उसकी बनावट और ईंटों की दीवारों की स्थिति और गड्ढों और अन्य विशेषताओं का पता लगा लिया। जिन थोड़े से घरों की खोज की गई उन्हें खोदकर निकाला गया। पुरातत्वविदों ने पौधों और पशुओं के अवशेषों को प्राप्त करने के लिए टनों मिट्टी की छानबीन की। इसके चलते उन्होंने पौधों और पशुओं की अनेक प्रजातियों का पता लगाया। उन्हें बड़ी मात्रा में जली हुई मछलियों की हड्डियां भी मिली जो बुहार कर बाहर गलियों में डाल दी गई थी। वहां गोबर के उपले के जले हुए ईंधन में से निकले हुए पौधों के बीज और रेशे मिले थे। इससे इस स्थान पर रसोई घर होने का पता चला। घरों में रहने के कमरे कौन से थे यह जानने के संकेत बहुत कम मिले हैं। वहां की गलियों में सुअरों के छोटे बच्चों के दांत पाए गए हैं, जिन्हें देखकर पुरातत्वविदों ने यह निष्कर्ष निकाला कि अन्य किसी भी मेसोपोटामियाई नगर की तरह यहाँ भी सुअर छुट्टे घुमा करते थे। वस्तुतः एक घर में तो आंगन के नीचे, जहाँ किसी मृतक को दफनाया गया है, सुअर की कुछ हड्डियों के अवशेष मिले हैं, जिससे प्रतीत होता है कि व्यक्ति के मरणोपरांत जीवन में खाने के लिए सुअर का कुछ मांस रखा गया था। पुरातत्वविदों ने कमरों के फर्श का बारीकी से अध्ययन यह जानने के लिए किया कि घर में कौन से कमरे पर पोपलार के लड्डों, खजूर की पत्तियां और घास भूस की छतें थी और कौन से कमरे बिना किसी छत के खुले आकाश के नीचे थे। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया के लोगों को अपने नगरों पर कितना अधिक गर्व था? उपरोक्त कथन का विवरण किस महाकाव्य में मिलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गिलगेमेश। मेसोपोटामिया के लोगों को अपने नगरों पर कितना अधिक गर्व था, इस बात का सबसे अधिक मर्मस्पर्शी वर्णन हमें गिलगेमेश महाकाव्य के अंत में मिलता है। यह काव्य 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया था। ऐसा कहा जाता है कि गिलगेमेश ने एन मरकर के कुछ समय बाद उरूक नगर पर शासन किया था। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों का महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, मेसोपोटामिया वासी शहरी जीवन को महत्व देते थे, जहां अनेक समुदायों और संस्कृतियों के लोग साथ साथ रहा करते थे। दूसरा है, मेसोपोटामिया दुनिया की देन है, उसकी काल गणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा है। तीसरा है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक पूरे वर्ष का 12 महीनों में विभाजन, एक महीने का 4 हफ्तों में विभाजन, एक दिन का 24 घंटों में और एक घंटे का 60 मिनट में विभाजन, ये सब मेसोपोटामिया वासियों से ही हमें मिला है। उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सही है। मेसोपोटामिया वासी शहरी जीवन को महत्व देते थे, जहां अनेक समुदायों और संस्कृतियों के लोग साथ साथ रहा करते थे। युद्ध में शहरों के नष्ट हो जाने के बाद वे अपने काव्यों के जरिए उन्हें याद किया करते थे। मेसोपोटामिया के लोगों को अपने नगरों पर कितना अधिक गर्व था, इस बात का सबसे अधिक मर्मस्पर्शी वर्णन हमें गिलगेमेश महाकाव्य के अंत में मिलता है। कि मर्मस्पर्शी कहानियों, किस्सों और तरह तरह के वर्णन को तो मौखिक रूप से एक दूसरे को सुनाते हुए जीवित रखा जा सकता है, पर विज्ञान को जीवित रखने के लिए लिखित दस्तावेजों और किताबों की जरूरत पड़ती है, ताकि विद्वानों की आगे आने वाली पीढ़ियां उन्हें पढ़ सकें। संभवतः मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन है उसकी काल गणना और विज्ञान की विद्वतापूर्ण परंपरा। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक पूरे वर्ष का 12 महीनों में विभाजन, एक महीने का 4 हफ्तों में विभाजन, एक दिन का 24 घंटों में और एक घंटे का 60 मिनट में विभाजन, यह सब जो आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अचेतन हिस्सा है, मेसोपोटामिया वासियों से ही हमें मिला है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार वर्ष का 12 महीनों में विभाजन, महीने का 4 सप्ताह में, दिन को 24 घंटों में और घंटे को 60 मिनट में, वह सब कुछ जो हम मानते हैं हमारा दैनिक जीवन डैश
से हमारे पास है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मेसोपोटामिया। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक पूरे वर्ष का 12 महीनों में विभाजन, एक महीने का 4 हफ्तों में विभाजन, एक दिन का 24 घंटों में और एक घंटे का 60 मिनट में विभाजन, यह सब जो आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अचेतन हिस्सा है, मेसोपोटामिया वासियों से ही हमें मिला है। समय का उपयुक्त विभाजन सिकंदर के उत्तराधिकारियों ने अपनाया। वहां से वह रोम और फिर इस्लाम की दुनिया को मिला और फिर मध्ययुगीन यूरोप में पहुंचा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, उत्तरी प्रदेशों के आसिरियाई लोगों ने एक साम्राज्य की स्थापना की जो 720 से 610 ईसा पूर्व तक अपनी उन्नति के शिखर पर रहा। दूसरा है, इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था उन दिनों लूट मार की हो गई थी क्योंकि अधीनस्थ प्रजा जनों को दबाकर उनसे खाद्य सामग्री, पशु, धातु तथा शिल्प की वस्तुओं के रूप में बेगार और नजराना जबरदस्ती लिया जाता था। तीसरा है, बड़े बड़े असीरियाई शासक जो बाहर से आकर बसे थे दक्षिणी क्षेत्र बेबीलोनिया को उच्च संस्कृति का केंद्र मानते थे। चौथा है, असूरबनीपाल में ऐसे भी शहर थे जो पट्टिकाओं के विशाल संग्रह तैयार किए जाने और प्राप्त करने के लिए मशहूर थे। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। लोह युग में उत्तरी प्रदेशों में असीरियाई लोगों ने एक साम्राज्य की स्थापना की जो 720 से 610 ईसा पूर्व तक अपनी उन्नति के शिखर पर रहा। यह साम्राज्य मिस्र तक फैला हुआ था। राज्य की अर्थव्यवस्था उन दिनों लूटमार की हो गई थी क्योंकि अधीनस्थ प्रजाजनों को दबा कर उनसे खाद्य सामग्री, धातु, पशु तथा शिल्प की वस्तुओं के रूप में बेगार और नजराना जबरदस्ती लिया जाता था। बड़े बड़े असीरियाई शासक जो बाहर से आकर बसे थे दक्षिणी क्षेत्र बेबीलोनिया को उच्च संस्कृति का केंद्र मानते थे। उनमें से आखिरी राजा असूरबनीपाल ने उत्तर में स्थित अपनी राजधानी निनव में एक पुस्तकालय की स्थापना की। उसने इतिहास, महाकाव्य, शकुन साहित्य, ज्योतिष विद्या, स्तुतियों और कविताओं की पट्टिकाओं को इकट्ठा करने का बहुत प्रयत्न किया और उसमें सफल रहा। उसने अपने लिपिकों को दक्षिण में पुरानी पट्टिकाओं का पता लगाने के लिए भेजा क्योंकि दक्षिण में लिपिकों को विद्यालयों में पढ़ना लिखना सिखाया जाता था जहां उन्हें दर्जनों की संख्या में पट्टिकाओं की नकलें करनी होती थी। बेबीलोनिया में भी ऐसे नगर थे जो पट्टिकाओं के विशाल संग्रह तैयार किए जाने और प्राप्त करने के लिए मशहूर थे। हालांकि लगभग 1800 ईसा पूर्व के बाद सुमेरियन भाषा बोली जानी बंद हो गई थी, लेकिन विद्यालयों में वह शब्दावलियां, संकेत सूचियां, द्विभाषी पट्टिकाओं आदि के माध्यम से अब भी पढ़ाई की जाती थी। इसीलिए 650 ईसा पूर्व में भी 2000 ईसा पूर्व तक पुरानी किलाकार अक्षरों में लिखी पट्टिकाएं पढ़ी और समझी जा सकती थी और असूरबनीपाल के आदमी यह जानते थे कि पुरानी पट्टिकाओं और उनकी प्रतिकृतियों को कहाँ खोजा और प्राप्त किया जा सकता है। गिलगेमीश के महाकाव्य जैसी महत्वपूर्ण पट्टिकाओं की प्रतियां तैयार की गईं। प्रतियां तैयार करने वाले उनमें अपना नाम और तिथि लिखते थे। कुछ पट्टिकाओं के अंत में असूरबनीपाल का उल्लेख भी मिलता है। में असूरबनीपाल ब्रह्मांड का सम्राट, असीरिया का शासक जिसे देवताओं ने विशाल बुद्धि प्रदान की है, जिसने विद्वानों के पांडित्य के गूढ़ ज्ञान को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। मैंने देवताओं की बुद्धि विवेक को पट्टिकाओं पर लिखा है और मैंने पट्टिकाओं की जांच की और उन्हें संग्रहित किया। मैंने उन्हें निनवे स्थित अपने इष्टदेव नाबू के मंदिर के पुस्तकालय में भविष्य के उपयोग के लिए रख दिया, अपने जीवन के लिए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए और अपने शाही सिंहासन की नींव को मजबूत रखने के लिए। इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण काम था इन पट्टिकाओं की सूची तैयार करने का। इसके लिए एक टोकरी भर पट्टिकाओं को मिट्टी के लेबल से इस प्रकार अंकित किया गया। असंख्य पट्टिकाएं भूत प्रेत निवारण विषय पर अमुक व्यक्ति द्वारा लिखी गई। असूरबनीपाल के पुस्तकालय में कुल मिलाकर 1000 मूल ग्रंथ थे और लगभग 30,000 पट्टिकाएं थी जिन्हें विषयानुसार वर्गीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है, असूरबनीपाल के शासनकाल में बेबीलोनिया की राजधानी क्या थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, निनवे।
बड़े बड़े असीरियाई शासक जो बाहर से आकर बसे थे दक्षिणी क्षेत्र बेबीलोनिया को उच्च संस्कृति का केंद्र मानते थे। उनमें से आखिरी राजा अशुरबनीपाल ने उत्तर में स्थित अपनी राजधानी निनवे में एक पुस्तकालय की स्थापना की। अगला प्रश्न है, बेबीलोनिया के किस राजा ने उत्तर में स्थित अपनी राजधानी निनवे में एक पुस्तकालय की स्थापना की? इसका सही आंसर है ऑप्शन है अशुरबनीपाल। बड़े बड़े असीरियाई शासक जो बाहर से आकर बसे थे दक्षिणी क्षेत्र बेबीलोनिया को उच्च संस्कृति का केंद्र मानते थे। उनमें से आखिरी राजा अशुरबनीपाल ने उत्तर में स्थित अपनी राजधानी निनवे में एक पुस्तकालय की स्थापना की। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने बेबीलोनिया पर विजय कब प्राप्त की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 331 ईसा पूर्व। 331 ईसा पूर्व सिकंदर से पराजित होने तक बेबीलोन दुनिया का एक प्रमुख नगर बना रहा। इसका क्षेत्रफल 850 हेक्टेयर से अधिक था। इसकी चहारदीवारी तिहरी थी। इसमें बड़े बड़े राजमहल और मंदिर मौजूद थे। एक जिगुरात यानी सीढ़ीदार मीनार थी और नगर के मुख्य अनुष्ठान केंद्र तक शोभा यात्रा के लिए एक विस्तृत मार्ग बना हुआ था। इसके व्यापारिक घराने दूर दूर तक अपना कारोबार करते थे और इसके गणितज्ञों और खगोलविदों ने अनेक नई खोजें की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस 625 ईसा पूर्व में बेबीलोनिया को असीरियन वर्चस्व से मुक्त कर दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नाबोपोलासर। दक्षिणी कछार के एक सूरवीर नेबोपोलासर ने बेबीलोनिया को 625 ईसा पूर्व में असीरियाई आधिपत्य से मुक्त कराया। उसके उत्तराधिकारियों ने अपने राज्य क्षेत्र का विस्तार किया और बेबीलोन में भवन निर्माण की परियोजनाएं पूरी की। उस समय से लेकर 539 ईसा पूर्व में ईरान के एकेमेनिड लोगों द्वारा विजित होने के बाद और 331 ईसा पूर्व में सिकंदर से पराजित होने तक बेबीलोन दुनिया का प्रमुख नगर बना रहा। इसका क्षेत्रफल 850 हेक्टेयर से अधिक था। अगला प्रश्न है, निम्न में से जिगगुरात का तात्पर्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सीढ़ीदार टावर। दक्षिणी कछार के एक सूरवीर नेबोपोलासर ने बेबीलोनिया को 625 ईसा पूर्व में असीरियाई आधिपत्य से मुक्त कराया। उसके उत्तराधिकारियों ने अपने राज्य क्षेत्र का विस्तार किया और बेबीलोन में भवन निर्माण की परियोजनाएं पूरी की। उस समय से लेकर 539 ईसा पूर्व में ईरान के एकेमेनिड लोगों द्वारा विजित होने के बाद और 331 ईसा पूर्व में सिकंदर से पराजित होने तक बेबीलोन दुनिया का प्रमुख नगर बना रहा। इसका क्षेत्रफल 850 हेक्टेयर से अधिक था। इसकी चहारदीवारी तिहरी थी। इसमें बड़े बड़े राजमहल और मंदिर मौजूद थे। एक जिगुरात यानी सीढ़ीदार मीनार थी और नगर के मुख्य अनुष्ठान केंद्र तक शोभा यात्रा के लिए एक विस्तृत मार्ग बना हुआ था। इसके व्यापारिक घराने दूर दूर तक अपना कारोबार करते थे और इसके गणितज्ञों और खगोलविदों ने अनेक नई खोजें की थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नेबोनिडिस। नेबोनिडिस स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था। उसने लिखा कि उर के नगर देवता ने उसे सपने में दर्शन दिए और उसे सुदूर दक्षिण के उस पुरातन नगर का कार्यभार संभालने के लिए एक महिला पुरोहित को नियुक्त करने का आदेश दिया। उसने लिखा, चूंकि बहुत लंबे समय से उच्च महिला पुरोहित का प्रतिष्ठान भुला दिया गया था, उसके विशिष्ट लक्षणों को कहीं नहीं बताया गया है। मैंने दिन पर दिन उसके बारे में सोचा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चैप्टर 2 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।